लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्यूटर का, एक हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन फिगर बनाया था, इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था, आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था। तो अगर ध्यान हो आपको तो हमने जब कंप्यूटर का फिगर बनाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक आपका जो है मेमोरी पार्ट भी होता है, ठीक है। तो मेमोरी पार्ट जो होता है हमने उसको बताया था आप लोगों को कि उसमें हमने दिखा रखा था कि कौन कौन सी मेमोरीज होती हैं आपकी। हमने देखा था कंप्यूटर में जो लगी रहती है बेसिकली वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसको हम लोग रैम और रोम बोलते हैं। ये भी बताया था हमने कि जो डेटा हमारा ट्रांसफर होता है वो इनपुट डिवाइस से पहले रैम में जाता है प्राइमरी मेमोरी में, वहां से फिर कंट्रोल यूनिट के थ्रू सीपीयू के पास जाता है, प्रोसेसिंग के बाद डेटा कंट्रोल यूनिट वापस प्राइमरी मेमोरी में भेजती है और वहां से वो रिडायरेक्ट करती है जो भी आउटपुट डिवाइस हम लोगों ने अपने साथ कनेक्ट की हुई होती है, ठीक है। तो ये बात हुई थी उस दिन हमारी। सब लोग म्यूट रखो अपने आप को भाई। तो ये बात हमारी डिस्कस हुई थी लास्ट टर्म पर पे एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। आज हम मेमोरी के पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। तो हमने उस दिन बताया था कि एक तो रैम रोम मेमोरी जो प्राइमरी होती है, उसके अलावा जो हमारी मेमोरीज होती हैं, तो मेमोरीज के पार्ट यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। एक हमारी हो गई प्राइमरी मेमोरी और एक हो गई हमारी सेकेंडरी मेमोरी, और तीसरी हमारी कहलाएगी, जो आपकी हमारी कहलाती है मेमोरी, वो कहलाती है, वो हमारी होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारी पहली मेमोरी है कौन कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी। दूसरी है हमारी सेकेंडरी मेमोरी और तीसरी हमारी कौन सी एक मेमोरी है, कैश मेमोरी, ठीक है। तो पहले हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी रैम, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी होती है रोम, जिसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में हमने उस दिन बताया था आपको कि रैम जो होती है हमारी वो वोलेटाइल इन नेचर होती है। वोलेटाइल इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन है तो रैम में जितना भी डेटा है वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे या पावर अगर हमारी इंटरप्ट हो जाती है और कंप्यूटर हमारा बंद हो जाता है, तो उस केस में जो भी डेटा हमारा रैम में रहेगा वो सारा का सारा वॉश आउट हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके की मेमोरी को बोला जाता है, ये हमारी कहलाती है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन है डेटा हमारा रहेगा, और जैसे ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाएगा, अगर हमने उसको कहीं परमानेंट स्टोरेज पे स्टोर नहीं किया है तो सारा डेटा हमारा वॉश आउट हो जाएगा। ये हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी एस रैम और एक होती है डी रैम। एस रैम को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम को हम लोग बोलते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारी स्टैटिक रैम होती है ये बनती है 4 से लेकर के 6 ट्रांजिस्टर्स को मिला करके, यानी इस तरीके की हमारी मेमोरी में जो हमारा बनता है वो रजिस्टर्स से ट्रांजिस्टर से मिलकर के बनती है, और इसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं ये लंबे समय तक स्टोर रह सकता है। लंबे समय तक का मतलब क्या हुआ, जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन है डेटा हमारा मेमोरी में रहता है। और डायनेमिक मेमोरी में क्या होता है, इसमें डेटा लंबे समय तक स्टोर नहीं रह पाता है। इसमें स्टोर रखने के लिए हमें करना क्या होता है, लगातार अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करने का मतलब क्या हो गया कि जो डेटा हमारा मेमोरी में पड़ा हुआ है वो हमारा हटे ना, उसके लिए बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे आगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि रिफ्रेश का मतलब क्या होता है। ये कितने टाइम से सिस्टम बनता है सर? उसे ही सेम रहता है प्रोसेस उसका भी। सेम ही रहता है कॉन्सेप्ट इसका भी, बट इसमें क्या होता है कि मेमोरी को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इनके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, हम डी रैम को बोल सकते हैं एस डी रैम, आर डी रैम और डी डी आर रैम, है ना। तो ये 3 तरीके की हमारी सिंगल डेटा रैम हो गई हमारी, डबल डेटा रैम हो गई। डीडीआर हमारी क्या होती है, डबल डेटा रेट होता है, सिंगल डेटा रेट होता है, डबल डेटा रेट होता है। अब डीडीआर में भी आपके बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, अभी तो आप लोग कंप्यूटर में आ ही गए हैं। एक आता है आपका डीडीआर, पहले डीडीआर 1 आती थी, 2 आई, 3 आई,
इस तरीके से हमारी DDR के भी कई सारे वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल है। डबल डेटा रेट एज कम्पेयर टू SDRAM, DDR में डेटा रेट हमारा ज्यादा तेज होता है। डेटा रेट का मतलब हम ज्यादा डेटा को स्पीडली प्रोसेस कर पाते हैं, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड एज कम्पेयर टू SDRAM फास्ट होती है। ठीक है ना। ये जो स्लाइड है हम आपको शेयर भी कर देंगे गूगल क्लासरूम में, इसलिए आप लोग परेशान ना होइए बिल्कुल भी। फिर अगला आपका जो दूसरा DRAM का फुल फॉर्म है, DRAM का फुल DRAM का बताया तो था बेटा, डायनेमिक रैम लिखा तो है ऊपर, आप लोग देख नहीं रहे हो क्या? R अब हमारी अगली आ जाती है रीड RDRAM। RDRAM कहाँ RDRAM लिखा है? अरे ये सब उसी का ही आपका पार्ट होता है, DRAM का ही हमारा पार्ट होता है RDRAM, ठीक है ना। ओके सर। अब हम लोग रोम की बात कर रहे हैं, तो रोम में हमारा होता है रीड ऑनली मेमोरी, यानी यहाँ जो डेटा स्टोर हो जाता है एक बार, वो परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक है ना। उसको हम लोग रोम चिप भी बोलते हैं बहुत सी जगह पर, रोम चिप। म्यूट करिए अपने आप को। ये हमारी कहलाती है रोम चिप, हमारी क्या कहलाती है? रोम चिप। तो रोम चिप का काम क्या होता है? इसमें जो हमने डेटा एक बार स्टोर कर दिया वो परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। कौन अनम्यूट है? संजय यादव, क्या दिक्कत है भाई तुमको? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसको म्यूट रखो ना, डिस्टरबेंस होता है यहाँ पर। तो जो ट्रेन से दूर रहो भाई। कौन बोल रहा है ये? क्लास अगर अटेंड करनी है तो बताओ, वरना मैं एग्जिट कर दूं। ऑनलाइन बैठे हो तो इसलिए बदतमीजी ना करो, वरना उठा के भी 10 दिन के लिए क्लास कर दूंगा सस्पेंड। तो रोम चिप जो क्या होती है बेसिकली, इसका एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अपने घर में आप लोग टेलीविजन का इस्तेमाल करते हैं, सेट टॉप बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो आप रिमोट, आपका बटन जो होता है, आपके रिमोट के ऊपर सर्टेन बटन्स होती हैं, और उस बटन में क्या होता है, आप हर एक बटन के साथ एक सर्टेन कमांड एसोसिएटेड होती है। अगर आप रेड बटन को प्रेस करते हैं तो उसी से आपका टेलीविजन ऑन हो जाता है, उसी को दोबारा प्रेस कर देते हैं तो ऑफ हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि रेड बटन से एसोसिएटेड 2 एक्शंस परफॉर्म किए गए हैं जो कि हमारे रोम चिप में पहले से इंस्टॉल्ड है। आपके जो रिमोट में बटन दिए होते हैं उसके अलावा कोई भी आप एक्स्ट्रा काम अपने कंप्यूटर से या टीवी से या सेट टॉप बॉक्स से नहीं करवा पाते हैं। इसका कारण क्या है कि जो उसका जो रिमोट से रिलेटेड आपका जो एक्शंस हैं वो सारे के सारे रोम चिप में यानी रीड ऑनली मेमोरी में एक बार प्रोग्राम करके स्टोर कर दिए गए हैं, और उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक उसको किसी स्पेशल एनवायरनमेंट में ले आकर के इरेज ना किया जाए। यानी रोम चिप को चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी रैम होती है बेसिकली ये होती है रीड ऑब्लिक राइट मेमोरी, यानी इसमें हम रीडिंग भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली राइटिंग भी कर सकते हैं रैम में। और जबकि रोम में क्या होता है, ये केवल रीड मेमोरी होती है, यानी इसमें केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। अब इसके बाइफर्केशन कौन कौन से होते हैं? एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम, एक होता है डबल ईपी रोम। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? पी रोम की फुल फॉर्म होती है आपकी प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी एक आपने रोम चिप ली और रोम चिप लेकर के उसमें एक बार प्रोग्राम को स्टोर कर दिया। अब जब एक बार प्रोग्राम को स्टोर कर दिया तो वही प्रोग्राम परमानेंटली अब स्टोर रहेगा, यानी वो फिर एज ए रोम चिप ही काम करेगी, उसमें कुछ आप चेंजेस नहीं कर सकते। दूसरा कैटेगरी होती है ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी इसमें लिखे हुए डेटा को आप इरेज कर सकते हैं और उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बट ऐसा करने के लिए आपको रोम चिप को अपने इस सिस्टम से निकालना होगा, और निकालने के बाद उस इन्वायरमेंट में लेके जाना होगा जहां पर हम इस डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो जनरली ये प्रोसेस हम लोग घर पे नहीं कर पाते हैं,
ये उन्हीं कंपनीज में हो पाता है जहां से रोम चिप डिजाइन की जाती है। तीसरा पार्ट हमारा होता है EEP रोम। ये इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ये ईपी रोम का ही एक एक्सटेंशन होता है। इसमें हम लोग बार बार डेटा को चेंज कर सकते हैं, बट चेंज करने के लिए वही कंडीशन है कि हमें उस इन्वायरमेंट में इस चिप को लेकर जाना पड़ेगा जहां पर इसमें इरेजिंग पॉसिबल है। जो भी हम लोग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस का इस्तेमाल करके पुराने डेटा को इरेज किया जाता है और नए डेटा को उसमें राइट किया जाता है। तो ये हमारे क्या जाता है रीड ओनली मेमोरी का पार्ट। अगली हमारा जो बाइफरकेशन होता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी तक क्या होता है डिफरेंस, जो रैम प्राइमरी मेमोरी यानी रैम जो होती है हमारी, हमने बताया कि उसमें जो डेटा होता है वो तब तक रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है। यानी जैसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ कर देते हैं डेटा हमारा वॉश आउट हो जाता है। तो यही इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं या वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में अगर, हाँ बोलो विनीत। मैं ये कह रहा था जैसे मैंने एक वर्ड पे कुछ लिखा और उसे मैंने सेव कर दिया, उसके बाद सर मैंने कंप्यूटर शट डाउन किया और जब दोबारा ऑन किया तो सर वो फाइल मुझे मिलेगी। तो सर वो कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है? वही तो बता रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट। वो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है ना। अभी वही आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे आपका डेटा जब तक मेमोरी में रहेगा रैम में तब तक रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन है। अगर आपने सेव नहीं किया हुआ है उसको तो वो वॉश आउट हो जाएगा। अब बिल्कुल इसको इस तरीके से समझिए, बिल्कुल लेमैन का एग्जांपल के समझिए, कुछ हद तक रिलेट कर सकते हैं कि जो एक ह्यूमन बीइंग यानी हम और आप जो होते हैं, इनका जो माइंड होता है वो कुछ कुछ रैम की तरह ही होता है। ठीक है ना, यानी हम लोग का जो दिमाग होता है वो कुछ कुछ रैम की तरह ही होता है। यानी हम जब तक, यानी अगर हम क्लास में कोई लेक्चर नोट सुन रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, या अगर हम कोई सीरीज या कोई चीजें हम कहीं टेलीविजन पे देख रहे हैं, तो हमारे माइंड में अगर आ जाती हैं चीजें, वो तब तक रहती, कुछ दिनों तक तो हमारे दिमाग में रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें हमारी वॉश आउट हो जाती हैं। यही होता है ना। ऐसे हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं और मैं आपसे बोल रहा हूँ और आपको मैं नोट्स भी ना दूं और आप केवल सुने इन बातों को, और सुनने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक दो दिन बाद आपके दिमाग से वो सारी चीजें वॉश आउट हो जाएंगी। लेकिन वो चीजें दोबारा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए जरूरत ये है कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने रजिस्टर पर इन सारी चीजों को नोट करते चले जा रहे हैं। तो अगर आपके माइंड से चीजें वॉश आउट भी हो जाएंगी तो फिर भी अगर आपको रिकॉल करना है तो आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक को ओपन करोगे और ओपन करने के बाद जैसे ही उन चीजों को पढ़ोगे आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब डेटा हमारा लॉस हो जाता है, और अगर हम परमानेंटली रखना चाहते हैं तो इस डेटा को, तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को प्राइमरी मेमोरी से कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। और वो सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है हमारी, हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव, एसएसडी ड्राइव, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। यानी हमने डेटा को, फाइल को क्रिएट किया, जैसा कि विनीत ने भी पूछा था, फाइल को क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद जब उसको हमने सेव किया तो सेव करने का में प्रोसेस क्या इंप्लीमेंट हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इन चीजों को मैनेज किया और मैनेज करने के बाद क्या किया कि जो प्राइमरी मेमोरी का डेटा था वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में जाकर के स्टोर कर दिया। और जनरली हमारे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क रहती है कि सारा का सारा डेटा उस हार्ड डिस्क पे जाकर के स्टोर हो जाता है। अब इसी डेटा को आप पेन ड्राइव में भी कॉपी कर लेते हो, पेन ड्राइव से ले आके कहीं और जाके कॉपी कर देते हो, लेकिन हार्ड डिस्क पे आपका डेटा मौजूद रहता है। तो जो प्राइमरी मेमोरी का डेटा होता है वो ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, परमानेंटली स्टोर होने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज में। क्लियर? तो इस तरीके की, इसका मतलब कह सकते हैं कि डेटा को परमानेंटली अगर स्टोर करना है तो हमें सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और टेम्परेरी अगर रखना है तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी। हमने एक्शन परफॉर्म किया, हमें डेटा की जरूरत नहीं है, हमने रन करा करके अपने प्रोग्राम को देख लिया और उसको छोड़ दिया वहां पर, तो डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर नहीं हुआ। अब इसी के साथ साथ एक तीसरी तरीके की मेमोरी भी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी। क्या बोलते हैं उसको, CACHE, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, वो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन इसकी जो साइज होती है वो काफी कम होती है, और ये मेमोरी हमारी कॉस्टली भी होती है काफी। इसमें लिखा हुआ वेरी फास्ट सिचुएटेड बिटवीन रैम एंड सीपीयू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है ना, और बल्कि रैम समझिए, हमारी रैम है, और ये हमारा क्या है, सीपीयू। ठीक है, तो डेटा हमारा कहाँ से आया, इनपुट डिवाइस से आया रैम में, और रैम से ट्रांसफर किया जा रहा है कहाँ पर, सीपीयू के पास। ये हमारा क्या है, सीपीयू है, ये हमारी क्या है, रैम। इनपुट डिवाइस से डेटा आया
रैम में रैम से कंट्रोल यूनिट की हेल्प से डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है सीपीयू के पास। अब होता क्या है कि जो हमारे मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का, उसमें मदरबोर्ड में बहुत सारी इस तरीके की लाइंस बनी रहती हैं, कॉपर की या देखेंगे आप सिल्वर कलर की। तो बेसिकली क्या होती है, ये वायर्स होते हैं जिनसे हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं मदरबोर्ड में, ठीक है ना। तो ये सारी जो लाइंस बनी रहती हैं, तो डेटा हमारा कैसे ट्रांसफर होता है, इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं बसेस बोलते हैं। तो हमारा डेटा जब रैम से सीपीयू के पास जाता है तो वो क्या मेमोरी बस से ट्रांसफर होता है। तो एक लाइन होती है जिससे हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, और हर एक सीपीयू की अपनी एक स्पीड होती है डेटा को प्रोसेस करने की, है ना। जैसे कि हमारे आजकल के नए नए सीपीयू 10th जनरेशन 11th जनरेशन 7th के आ रहे हैं, तो उनकी डेटा स्पीड बहुत ज्यादा है, वर्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं। अब रैम से डेटा बिट बाय बिट ट्रांसफर होता है हमारा सीपीयू के पास। तो क्या होता है कि सीपीयू तो तुरंत डेटा को पैच करता है और ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है, और डेटा कैसे आ रहा है, बिट बाय बिट आ रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि जब तक पूरा डेटा सीपीयू को नहीं मिलेगा तो सीपीयू हमारा आइडल सिचुएशन में रहेगा। आइडल का मतलब खाली रहेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारी सीपीयू की इफिशियंसी है उसका हम पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेटा हमारे सीपीयू की स्पीड तो बहुत फास्ट है, बट डेटा उसको बहुत ही स्लोली मिल रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि हमारा डेटा ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है, रैम से सीपीयू के पास, जो कि एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कंपनीज ने क्या किया, सीपीयू के साथ ही एक मेमोरी अटैच कर दी जिसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी। अब उसकी जो वर्ड लेंथ, उसकी जो स्टोरेज होती है कुछ एमबीज में होती है, 16 MB 20 MB, तो और बड़ी बड़ी कैश मेमोरी आने लगी है। तब होता क्या है कि रैम से डेटा कहाँ ट्रांसफर होता है, कैश के पास, और कैश से डेटा कहाँ जाता है, सीपीयू के पास। तो इस केस में क्या होता है कि सीपीयू डेटा उठाता है कैश से, और कैश में लगातार डेटा रैम से ट्रांसफर होता रहता है। तो इस केस में होता क्या है कि जितना डेटा सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए चाहिए उसको लगातार मिलता रहता है, और वो किसी भी सूरत में आइडल नहीं बैठता है। आइडल ना बैठने की वजह से हम उसको इफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाते हैं। तो कैश मेमोरी का यूटिलाइजेशन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ इस तरीके से। अब हम बात करेंगे कि जब हम मेमोरी की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी चीजें हमने डिवाइस की हुई है, हर एक चीजों की कोई ना कोई यूनिट होती है मेजर करने की। अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट होती है मीटर, किलोमीटर, है ना। स्पीड को अगर आप मेजर कर रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। टेम्परेचर को अगर आप नाप रहे हैं तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। तो सिमिलरली जो भी डेटा हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं, वो भी कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो उसकी भी यूनिट होती है, डेटा कितना स्टोर हो रहा है उसकी भी यूनिट होती है। उसकी भी यूनिट होती है डेटा को मेजर करने की। तो वो कौन सी होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर की, वो होती है 1 बिट, जिसको हम लोग बोलते हैं बिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डेटा को स्टोर करने की एक बिट। इस बिट में क्या होता है, एक बिट स्टोर होती है, आइदर 0 और 1, एक बिट स्टोर होगी। आलोक अपने आप को म्यूट करो। सर म्यूट है हम। कहाँ म्यूट हो, बोल रहे हो, हमें सुनाई पड़ रहा है। अभी तुम्हारा मोबाइल घंटी बज रही थी, हमको सुनाई पड़ रहा था। उसके बाद अगला जो हमारा प्रोसेस होता है, अगला जो होता है, अगर हम 4 बिट को मिला दें तो 4 बिट को मिलाने के बाद जो यूनिट बनती है वो कहलाती है 1 निबल, NIBBLE। इसी तरीके से अगर हम 8 बिट को कंबाइन कर दें तो बनता है हमारा 1 बाइट। इसी तरीके से 1024 बाइट को अगर हम कंबाइन कर दें तो बनता है हमारा 1 KB, KB का मतलब किलोबाइट। इसी तरीके से अगर हम 1024 किलोबाइट यानी 1024 into 1024 को कंबाइन कर दें तो बनता है 1 MB। 1 MB का मतलब होता है 1 मेगाबाइट। यही तो हम लोग स्टोरेज अभी तो सुनते आ रहे हैं कि तुम्हारी पेन ड्राइव कितने GB के है, कितनी MB के है, कितना डेटा ले रहा है, फोटो कितनी MB स्पेस ले रही है, ये सब हम लोग सुनते हैं। तो जो MB, GB, KB हम लोग बोलते हैं, ये मेमोरी को कंप्यूटर में मेजर करने की यूनिट होती है। सिमिलरली अगर हम 1024 MB ले लें यानी 1024 into 1024 into 1024, तो इसको मिला करके बनती है 1 GB। 1 GB का मतलब होता है 1 गीगाबाइट। फिर अगर हम 1024 GB ले लें तो इसका मतलब होता है 1 TB यानी 1 टेराबाइट। और 1024 TB को ले लें तो होता है 101 PB यानी 1 पेटाबाइट। इसी तरीके से पेटाबाइट के बाद जेटाबाइट, बहुत सारी यूनिट्स आजकल आ चुकी हैं जो कि हमारी स्टोरेज की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। सभी लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में डालते रहें, वहीं से मैं लूंगा, अगर नहीं डालेंगे तो एब्सेंट मार्क कर दूंगा। तो ये हमारी क्या होगी, बेसिकली मेमोरी की यूनिट हो गई जो बिट से शुरू होकर के पेटाबाइट, जेटाबाइट और इससे ऊपर चली जाती है।
तो जनरली जो हम लोग टर्म अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं मेमोरी में, वो बिट से शुरू करते हैं और जनरली जीबी तक करते हैं। अब टेराबाइट तक की भी हार्ड डिस्क वगैरह हम लोग के कंप्यूटर सिस्टम में आने लगी हैं। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट हुआ मेमोरी का। तो इसी को मैंने दोबारा से लिखा हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, पेटाबाइट के बाद टेराबाइट आती है? नहीं, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट आती है, लिखा है ना, आप देखो ना इसमें क्या लिखा हुआ है। 1024 Yes, GB इक्वल्स टू 1 TB, 1024 TB इक्वल्स टू 1 TB, है ना। और अब पीबी के इसी बाद भी सर कोई होता है? जेटाबाइट। अब इसको गूगल पे सर्च करिएगा, इससे कई ज्यादा यूनिट्स आती है, इतनी मैंने लिखी नहीं, स्पेस भी नहीं था मेरे पास, ठीक है ना। अगला जो आपका आता है वो क्या है हमारा, अब अगला है कंप्यूटर मेमोरी को दोबारा से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या हो जाएगा, ये हमें लिखा हुआ है कंप्यूटर मेमोरी हमारी से बाइफरकेट किया हुआ है, इंटरनल या मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। इनको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं या इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, और दूसरी एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये लिखा हुआ है हमारा। इसमें हमारा रोम होता है जो कि नॉन वॉलेटाइल है, रैम जो कि वॉलेटाइल है। और एक्सटर्नल या सेकेंडरी स्टोरेज कौन कौन सी होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। अब इसी रैम को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है एस रैम और डी रैम, जो मैंने अभी आपको बताया था। एस रैम को इन्होंने बताया हुआ है एसडी रैम, आरडी रैम और डीडीआर रैम। अब डीडीआर के भी इन्होंने पार्ट बताए हुए हैं कि आजकल मार्केट में DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 ये हमारी रैम की चिप्स मार्केट में मिल रही हैं। हर एक DDR के साथ कुछ ना कुछ उनकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो जाती है। तो ये इसके बाइफरकेशंस होते हैं जो अभी तक हम लोगों ने मेमोरी में पढ़े और ऊपर हमने डिस्कस किए थे। तो हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। अगला आप देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर। मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया कि एक कंप्यूटर सिस्टम को किस तरीके से मैनेज किया जाता है ना, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से वो वर्क करता है। यही मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की आप लोगों को। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो कंप्यूटर को मैनेज करने के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हमारा कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनता है। और वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा हार्डवेयर, दूसरा होता है हमारा सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है हमारा फर्मवेयर और चौथा हमारा होता है ह्यूमन वेयर। ठीक है ना। ह्यूमन वेयर का मतलब होता है एंड यूजर, हम और आप जो कंप्यूटर को चला रहे हैं वो ह्यूमन वेयर हो गए। फर्मवेयर वो प्रोग्राम हो गया जो कि हमने स्टोर किया होता है अपने कंप्यूटर में परमानेंटली, जिसको हम लोग रोम चिप बोलते हैं। अब हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो लगी रहती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। क्लियर। टच और फील करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप देखते हैं कि आपने कंप्यूटर सिस्टम खरीदा तो उसमें आपका मॉनिटर है, मॉनिटर भी क्या है हमारा एक हार्डवेयर है। माउस लगाया हुआ है वो भी एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड लगाया हुआ है वो भी एक हार्डवेयर है, प्रिंटर लगाया हुआ है वो भी एक हार्डवेयर है ना। यूपीएस आपने लगाया है वो भी एक हार्डवेयर है, सीपीयू का डब्बा रखा है वो भी आपका हार्डवेयर है। तो ये सारी चीजें जिनको जो हमें दिखाई पड़ रही हैं, जिनको हम छू भी पा रहे हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, कंप्यूटर हार्डवेयर। और रियल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे तो जितनी चीजें हमको दिखती हैं वो हार्डवेयर है, जो नहीं दिख पा रही हैं वो हमको सॉफ्टवेयर है। अब इसका एग्जाम्पल आपको देंगे तो अभी इनपुट डिवाइसेस होती है हमारी हार्डवेयर की कैटेगरी में आती है। आउटपुट डिवाइसेस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है। और मेमोरी स्टोरेज ये भी हमारी क्या होती है, हार्डवेयर होती है। मेमोरी स्टोरेज से मतलब क्या हो गया, हार्ड डिस्क आप अलग से खरीद के लाएंगे तो आपको दिखाई भी देगी, आप इसको छू भी सकते हैं। सीडी डीवीडी आप छू सकते हैं। एसएसडी ड्राइव जो होती है वो भी आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। पेन ड्राइव को भी आप छू सकते हैं और देख सकते हैं। और मैंने लास्ट में लिखा हुआ है पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ का मतलब होता है वो सारी डिवाइसेस जो अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ हम अटैच करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। और वो कौन कौन सी होती हैं, आपने वेब कैमरा लगा दिया, माइक लगा दिया, हेडफोन लगा दिया, ये सारी चीजें क्या है, हमारी हार्डवेयर। क्लियर। दूसरी चीज होती है हमारी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसको केवल हम फील कर सकते हैं, ना तो उसको हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं। ठीक है ना। तो हार्डवेयर हमारे सॉफ्टवेयर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे हार्डवेयर को रन कराने के लिए जरूरी होता है।
आप मार्केट जाएं और मार्केट से एक डेस्कटॉप खरीद करके ले आएं, ठीक है ना, और अपने घर पे लाके रख दें उसको और ऑन करें तो वो चलेगा नहीं, हार्डवेयर एक डब्बा होकर रह जाएगा, वो चलेगा नहीं। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि आपने उसके साथ किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को अटैच, सिस्टम सॉफ्टवेयर को अटैच नहीं किया हुआ। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। क्या करता है? यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। यानी आप, अगर आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है तभी आप कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाओगे। अगर नहीं इंस्टॉल किया हुआ है तो आपका इंटरेक्शन हार्डवेयर से नहीं हो पाएगा। तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? पहला होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है यूटिलिटी प्रोग्राम, तीसरा होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये हमारा मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और इसको हम लोग बोलते हैं मीडियम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। दो कैटेगरी होती है, 18 रोल नंबर ऋषितोष। यस सर। आप अनम्यूट मत करो, अपने आप को म्यूट रखो। सर मैं म्यूट ही हूँ। अभी आप खुल गए थे, कोई और खुला हुआ है? चलो ठीक, कोई और है? ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक होता है हमारा CUI बेस्ड और एक होता है GUI बेस्ड। CUI को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमें इनकी कमांड्स का याद होना जरूरी है। अगर हमें कमांड्स याद नहीं होंगी तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज नहीं कर पाएंगे। और दूसरे होते हैं ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, जिनमें कमांड्स का याद होना जरूरी नहीं होता है। आपको कुछ सर्टेन आइकन्स या ग्राफिक्स डिजाइन बनी रहती हैं, आप उसके ऊपर क्लिक करके माउस से अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के जो कैटेगरी में ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो होता है हमारा यूनिक्स और दूसरा होता है MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि चलाने के लिए इनकी कमांड्स का याद होना जरूरी है। और GUI बेस में कौन कौन से होते हैं? विंडो X हमने लिखा हुआ है। विंडो X का मतलब क्या हो गया? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है और X इसका कोई भी वेरिएंट, चाहे वो 98 हो, 95 हो, 2000 हो, 2003 हो, विस्टा हो, विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, ये सारे के सारे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी विंडोज आ रहे हैं अभी तक मार्केट में वो सारे के सारे क्या है? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये DOS और यूनिक्स आपके क्या है? CUI बेस्ड है। सिमिलरली तीसरा अगला होता है हमारा लाइनेक्स, ये भी GUI बेस्ड होता है। सन सोलरिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ये भी हमारा GUI बेस्ड होता है। और एंड्रॉइड भी हमारा क्या है? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हमारे होते हैं ये सारे के सारे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलते रहो। सर ये सन वाला एक बार स्पेलिंग बोल दीजिए इसकी। SUN सन डैश SOLARIS, ठीक है। ओके सर। तो सन सोलरिस हमारा हो गया। सन सोलरिस जो है हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी GUI बेस्ड है। GUI का मतलब क्या हो गया? जिन ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमें माउस का केवल इस्तेमाल करना पड़े और ग्राफिक्स आइकन्स बने रहते हैं, उन आइकन्स की हेल्प से हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारी होती है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो प्रोग्राम्स, हाँ सर iOS भी फिर सर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही होगा? हाँ वो भी हो गया, आप उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड्रॉइड के साथ iOS भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके सर। खुश रहो, आबाद रहो, बस iOS भी है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आते हैं। जैसे अगर हम DOS की बात करें तो उसमें एक VSafe आता है, एक MSafe आता है। इसका काम होता है हमारी वायरस को स्कैन करना। विंडोज के साथ जो हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स आते हैं वो कौन सा आता है? पेंट ब्रश, वर्ड पैड, है ना, नोट पैड, मीडिया प्लेयर, है ना, फोटो एडिटर, ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? इनबिल्ट आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और ये किसी ना किसी यूटिलिटी को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। अलग से इनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सर ये फर्स्ट वन कौन सा है? VSafe, VSAFE। ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा उसके साथ आता है, DOS के साथ, ठीक है। तो इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन नहीं, DOS के साथ आता है।
ठीक, तो ये हमारे हो गए यूटिलिटी। यूटिलिटी प्रोग्राम का मतलब समझ में आ गया कि वो सॉफ्टवेयर जो इनबिल्ट आते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जिसकी हेल्प से हम सर्टेन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारी होती है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर का मतलब होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर का मतलब होता है ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हेल्प से हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो एक तरीके की यानी हाई लेवल लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं जिस लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझ सकता है, दैट इज मशीन लेवल। तो इसमें 3 तरीके के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल प्रोग्राम। मशीन लेवल कौन सी होती है, 0 और 1, हम पहले बता चुके हैं। तो 0 1 की फॉर्म में जो होती है मशीन लेवल होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो हम लोग टाइप करते हैं, और हाई लेवल और मशीन लेवल के बीच की जो लैंग्वेज होती है वो कहलाती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। और ये कॉम्बिनेशन होती है हमारी हाई लेवल प्लस लो लेवल का, यानी इसमें कुछ कीवर्ड्स हाई लेवल के भी यूज होते हैं और 0 1 का भी इस्तेमाल होता है। तो आगे हम लोग फिर कल डिस्कस करेंगे कि हमारा टाइम खत्म हो रहा है, 2-3 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आगे का कल डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। बाकी हम आगे जो और 1-2 लेक्चर में इसको हम खत्म कर देंगे फंडामेंटल। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। आप लोगों ने, थैंक यू मुझे सर। उम्मीद है आप लोगों ने, थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों ने अटेंडेंस डाल दी होगी अपनी। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने बोल दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। अलग से भी कॉपी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, इसको हम शेयर कर देंगे, ठीक है।